नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, संपत्ति निर्माण और खास तौर पर ट्रेडिंग के जरिए। हाँ, और इसके लिए हमने बिल पोलोस की किताब हाउ टू बिल्ड वेल्थ के कुछ हिस्सों को देखा है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस किताब से जो मुख्य रणनीतियां और विचार हैं, उन पर एक गहरी नजर डालें। हाँ, और पोलोस शुरू में ही एक काफी बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जो पुराने तरीके हैं ना, जैसे खरीदो और रखो, हाँ, बाय एंड होल्ड। बिल्कुल वो शायद अब उतने कारगर नहीं रहे, खासकर 2001 के बाद जिस तरह के बाजार हमने देखे हैं। मतलब वो S&P 500 का उदाहरण देते हैं कि कैसे वो लगभग सपाट रहा और बहुत उतार चढ़ाव भी हुए। सही। तो उनका तर्क है कि सिर्फ इस रणनीति के भरोसे बैठना शायद सही नहीं है अब। तो फिर ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने की बात नहीं है। किताब कहती है कि स्मार्ट तरीके से काम करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और इसमें मानसिकता मतलब सोच का तरीका बहुत अहम है। एक दिलचस्प बात थी उसमें कि सोचने का दायरा संपत्ति के स्तर से जुड़ा होता है। गरीब हफ्तों में सोचते हैं, मध्य वर्ग महीनों में, अमीर सालों में, हाँ। और जो बहुत अमीर है वो दशकों में। तो क्या ये लंबी अवधि की सोच ही मतलब सफल निवेश की कुंजी है? एक तरह से हाँ, और इसी सोच को ट्रेडिंग में लाने के लिए पोलोस दो विश्लेषण तकनीकों पर बात करते हैं, मौलिक और तकनीकी। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। हाँ जी, लेकिन वो तकनीकी विश्लेषण को ज्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, क्यों? मौलिक विश्लेषण तो कंपनी की सेहत देखता है ना। देखता है, लेकिन पोलोस का मानना है कि जो भी जानने लायक जानकारी है वो सब शेयर की कीमत में पहले से ही शामिल होती है। तो कीमत के चार्ट और पैटर्न पढ़ना ज्यादा सीधा और कारगर है। और वो कहते हैं कि इसे जटिल बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। अब इसी तकनीकी विश्लेषण में एक कॉन्सेप्ट है, जानबूझकर ट्रेडिंग करने वाला बाजार, डेलिबरेटली ट्रेडिंग मार्केट। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगा। बाजार तो अप्रत्याशित होते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, वो न्यूटन के पहले नियम का हवाला देते हैं। कोई चीज अगर एक दिशा में चल रही है तो वो उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। ओके। तो उनका मतलब है ऐसे बाजार या स्टॉक ढूंढना जो बिना ज्यादा उछलकूद या गैप के आराम से एक दिशा में चल रहे हों, ऊपर या नीचे। जैसे कोई बड़ी स्थापित कंपनी का स्टॉक। हाँ बिल्कुल, कोई पेनी स्टॉक नहीं जो अचानक रॉकेट बन जाए या गिर जाए। एक सहज चाल होनी चाहिए। ऐसे बाजारों में ट्रेंड को पकड़ना आसान होता है। समझ गई। और एक और रणनीति जो मुझे काफी व्यवहारिक लगी, बर्नार्ड बारूक का बीच का 1/3 सिद्धांत, मिडिल 1/3। हाँ, ये बहुत ही जमीन से जुड़ा विचार है। बारूक कहते थे कि भाई कोई भी बिल्कुल निचले स्तर पर खरीद नहीं सकता और बिल्कुल शिखर पर बेच नहीं सकता। ये तो सच है। सिर्फ झूठे ही ऐसा दावा करते हैं। तो बेहतर है कि ट्रेंड को थोड़ा चलने दें, पक्का होने दें, फिर बीच के हिस्से में ट्रेड करें और टॉप बनने का इंतजार किए बिना निकल जाएं। मतलब पूरा मुनाफा लेने के लालच में ना पड़े। हाँ, बीच का हिस्सा पकड़ो जो ज्यादा सुरक्षित है। जैसे वो कहते हैं, नीचे आने का इंतजार करें, ऊपर जाते समय खरीदें और शीर्ष पर पहुंचने से पहले बेच दें। बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और इसी से जुड़ा है जोखिम प्रबंधन। किताब में 2% नियम पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये 2% नियम बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 2% से ज्यादा दांव पर ना लगाना। सिर्फ 2%? ये तो काफी कम लगता है। लगता है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। पोलोस कहते हैं कि एक बड़ा नुकसान ट्रेडर का हौसला तोड़ सकता है। ये नियम बचाता है। मतलब अगर लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाए तो भी आप खेल में बने रहेंगे। बिल्कुल, आपका खाता खत्म नहीं होगा। पोलोस तो यहाँ तक कहते हैं कि ये नियम शायद आपकी ट्रेडिंग की विधि से भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, छोटे खातों के लिए थोड़ी छूट है शायद। हाँ, अगर खाता $5,000 से कम है तो शायद 5% तक जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अनुशासन यहाँ कुंजी है। और इसी जोखिम प्रबंधन की एक और तकनीक है फ्री ट्रेड स्ट्रैटेजी। ये कैसे काम करती है? ये स्टॉप लॉस का एक स्मार्ट तरीका है। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और वो आपके पक्ष में चलने लगा, मुनाफे में आ गया। हाँ। तो आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर बदलकर उस कीमत पर ले आते हैं जिस पर आपने खरीदा था, यानी ब्रेक इवन पर। अच्छा, तो अब नुकसान का डर खत्म? हाँ, अब सबसे बुरा ये हो सकता है कि आप बिना किसी नुकसान के ट्रेड से बाहर निकल जाएं, तो ये एक फ्री ट्रेड बन गया। और अगर मुनाफा बढ़ता जाए तो आप स्टॉप लॉस को मुनाफे में धीरे धीरे ऊपर खिसकाते जाते हैं। इसे ट्रेलिंग स्टॉप कहते हैं। इससे आप कुछ मुनाफा लॉक करते जाते हैं। ये तो काफी सुरक्षित तरीका लगता है जोखिम कम करने का। बिल्कुल, ये सब मानसिकता से जुड़ा है, डर और लालच पर काबू पाना।
हाँ, किताब में इस पर भी बात है कि ये मानना कि हर ट्रेड सही नहीं जाएगा और भीड़ के पीछे नहीं भागना है। निश्चित रूप से पॉलो जोर देते हैं कि ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर सरल रणनीतियां अगर अनुशासन से पालन की जाएं तो ज्यादा कारगर होती हैं। तो असल चुनौती शायद सिस्टम बनाने में नहीं, बल्कि उस पर टिके रहने में है, भावनाओं को काबू में रखने में। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे लगता है लोग इसे जटिल इसलिए बना देते हैं क्योंकि वो शायद किसी जादुई जल्दी अमीर बनाने वाले नुस्खे की तलाश में रहते हैं जो होता नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बिल पॉलोस की किताब से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली बात, पारंपरिक निवेश जैसे खरीदो और रखो, उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। बाजार बदल गए हैं। दूसरी, तकनीकी विश्लेषण को समझें, खासकर कीमत के पैटर्न और ट्रेंड को, और उसे सरल रखें। तीसरा, जोखिम प्रबंधन सबसे ऊपर है। वो 2% नियम याद रखें और फ्री ट्रेड जैसी रणनीतियां अपनाएं। और वो जानबूझकर ट्रेडिंग करने वाले बाजार और बीच का 1/3 जैसे व्यवहारिक विचारों को भी ध्यान में रखें। हाँ और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं, डर और लालच जी। को काबू में रखें। अनुशासन सर्वोपरि है। ये तो हो गई रणनीतियां, लेकिन किताब एक और बात कहती है, थोड़ी दार्शनिक। हाँ, वो पेट फॉरवर्ड वाला विचार कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उस पैसे से मिलने वाली आजादी और दूसरों की मदद करने की क्षमता के लिए भी है, और ज्ञान को आगे बढ़ाना। सही, एक अच्छा विचार है। और ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। अगर पोलोस सही है कि सरल तरीके बेहतर काम करते हैं, तो फिर इतने सारे लोग, इतने सारे विशेषज्ञ ट्रेडिंग को इतना जटिल क्यों बना देते हैं? हाँ, क्या वजह हो सकती है इसकी? ये सोचने वाली बात है। शायद इसका जवाब भी मानसिकता में ही छिपा हो। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।